आदाब नाजरीन, हफ्ते भर की 5 अहम रिपोर्ट पर मबनी पंचनामा के साथ मैं हूं रहमत कलीम। 7 मरहलों में होने वाले आम इंतखाबात का दूसरा मरहला अपने अंजाम को पहुंच चुका है। 18 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मुल्क की 12 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी में कुल 66% वोटिंग हुई। इस दौरान कुल 95 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसके लिए 1629 उम्मीदवार मैदान में थे और करीब 16 करोड़ राय दहिंदगानों की मदद से इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि मुकर्ररा प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले में 13 रियासतों की 97 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली थी, लेकिन तमिलनाडु के इलाके वेल्लोर में इनकम टैक्स छापे में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद होने पर वहां पोलिंग मनसूख कर दी गई। उसके अलावा त्रिपुरा में सिक्योरिटी इंतजामात के मद्देनजर मशरकी त्रिपुरा के हलके में इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। इन 2 सीटों को छोड़कर बकिया 95 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच जिन अहम सियासी रहनुमाओं की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो गई, उनमें साबिक वजीर आजम HD देवगौड़ा, ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर फिल्म अदाकारा और बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी, फिल्म अदाकार और कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, वफाकी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान शामिल हैं। दूसरे मरहले में हुई वोटिंग पुरअमन जरूर रही, लेकिन बहुत ज्यादा पुरअमन नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल और जिला बडगाम के कई पोलिंग स्टेशन पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें आर्मी के 2 जवान समेत कई मकामी लोग जख्मी भी हुए। वहीं मगरबी बंगाल में भी बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाकयात देखने को मिले, जिसमें कम्युनिस्ट लीडर मोहम्मद सलीम जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ TMC और बीजेपी कारकुनान के बीच जमकर हाथापाई हुई और पोलिंग स्टेशन में घुसकर लोगों ने EVM मशीनों को तोड़ दिया। मगरबी बंगाल से बड़ी खबर यह भी रही कि मगरबी बंगाल में नोडल ऑफिसर अर्नब राय वोटिंग के बाद से मुसलसल लापता है। बिहार के बांका में भी वोटिंग के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए, जिसमें 6 मकामी लोगों के जख्मी होने की खबर है। इसके अलावा EVM में खराबी और वोटर लिस्ट से राय दहिंदगान के नाम के गायब होने की शिकायत वोटिंग के दौरान वक्फा से मिलती रही। मगरबी बंगाल में 15 पोलिंग स्टेशन और उड़ीसा में 4 पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग का मुतालबा तेज हो गया है। कुल मिलाकर दूसरे मरहले में जमकर वोटिंग हुई और 76% के साथ मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और 57% के साथ उड़ीसा में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई। अब समझने वाली बात यह है कि दूसरे मरहले में 95 सीटों पर 1629 उम्मीदवारों की असलियत क्या है। इंतखाबी अमल पर निगाह रखने वाली गैर हुकूमती तंजीम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने अपने एक नए सर्वे से एक नया इंकशाफ किया है। दूसरे मरहले के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में से 23% मुजरमाना रिकॉर्ड के हामिल उम्मीदवार हैं। ADR के मुताबिक उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के साथ जो हल्फनामे दाखिल किए हैं, उनके जायजा से पता चला है कि 23% उम्मीदवार मुजरमाना पस मंजर के हामिल हैं। उनमें से 17% के खिलाफ संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज हैं। इनफरादी तौर पर सबसे ज्यादा 41 मुकदमात उड़ीसा के सुंदरगढ़ पार्लिमानी हलका से कांग्रेस के उम्मीदवार जॉर्ज टिर्की के खिलाफ दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 मुकदमात बुलंदशहर से बीजेपी उम्मीदवार योगेश वर्मा के खिलाफ दर्ज हैं। राज बब्बर के खिलाफ जालसाजी समेत 4 मुजरमाना मामला दर्ज हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक संगीन जराइम के मामले में सबसे ज्यादा 38% मुकदमात भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ हैं। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ 33% और कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ 25% मुकदमात दर्ज हैं। वहीं ADR की रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि दूसरे मरहले के उम्मीदवारों में 27% करोड़पति उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी हलका से कांग्रेस के उम्मीदवार बसंता कुमार 417 करोड़ रुपए के ऐलानिया असासों के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हेमा मालिनी सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उन्होंने हल्फनामे में 250 करोड़ रुपए के असासों का जिक्र किया है। सबसे कम असासाजात हक का हल्फनामा आगरा से आजाद उम्मीदवार अंबेडकर हंसू राम ने दिया है। उन्होंने अपने पास सिर्फ 1200 रुपए की जायदाद का दावा किया है। अब मामला जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है
कि दूसरे मरहले में हुई वोटिंग के उम्मीदवारों में न ही मुजरमाना रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की कमी है और न ही करोड़पति उम्मीदवारों की, लेकिन कुल 95 सीटों पर हुई वोटिंग में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, इसकी पूरी तस्वीर 23 मई को ही साफ हो पाएगी और उसी दिन यह भी मालूम होगा कि इन 95 सीटों का असली सिकंदर कौन। महीनों से तनख्वाह के लिए तड़प रहे जेट एयरवेज के मुलाजमीन इन दिनों गहरे सदमे के शिकार हैं, चूंकि 22,000 मुलाजमीन के ख्वाब एक साथ क्रैश कर गए हैं और उनकी जिंदगी थम सी गई है। दरअसल मुल्क की पहली निजी एयरलाइंस जेट एयरवेज ने बरोज बुध यानी 17 अप्रैल की रात के 10 बजे अपने आखिरी परवाज के साथ तमाम तैयारों की सर्विस बंद कर दी है। इसलिए अब जेट एयरवेज का कोई तैयारा आपको हवा में नजर नहीं आएगा। तमाम के तमाम तैयारे सर्विस से बाहर कर दिए गए हैं और इस तरह गुज़श्ता 6 सालों में बंद होने वाली ये छठी एयरलाइंस बन गई है। 2012 में विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई थी और अब साल 2019 में जेट एयरवेज दिवालियापन के करीब पहुंच गई है, जिसकी वजह से एक झटके में 22,000 जेट एयरवेज के मुलाजिमों की नौकरी खतरे में पड़ गई है और इन मजबूर जेट एयरवेज के मुलाजिमों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए दूसरे एयरलाइंस कंपनियों ने इन्हें आधी सैलरी पर नौकरी का ऑफर देना शुरू कर दिया है। जेट एयरवेज अपनी फ्लाइट ऑपरेशन को जारी रखने के लिए कंपनी इंतजामिया बैंकों से मुसलसल कर्ज लेती रही और धीरे धीरे कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और कंपनी इस पोजीशन में नहीं आ सकी कि वो कर्ज दहिंदगान के कर्ज वापस कर सके। लेकिन फिर से कंपनी ने जब इस बार कर्ज का मुतालबा किया तो बैंकों ने इस बार कर्ज देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जेट एयरवेज की तमाम फ्लाइट सर्विस से बाहर हो गई है और एक झटके में 22,000 मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं। माली तज्जियाकारों के मुताबिक जेट एयरवेज के दिवालियेपन तक पहुंचने की बुनियादी वजह इस फिजाई कंपनी को बैंकों से फौरी इमदाद न मिलना है, जिसकी वजह से जेट एयरवेज अपने तमाम ऑपरेशन मुअत्तल करने पर मजबूर हो गई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक इस हवाई कंपनी के हिस्स यानी शेयर की सूरत हाल इतनी अबतर है कि इनमें 32% की कमी वाक़ हो गई है। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड के मुताबिक जेट एयरवेज के हिस्स यानी शेयर की मालियत एक साल कबल मौजूदा हैसियत से 4 गुना ज्यादा थी। कर्ज दहिंदगान के मुताबिक वो इस कंपनी को फरोख्त करने के लिए खरीदार तलाश कर रहे हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यह हवाई कंपनी भारतीय एविएशन मार्केट की दूसरी बड़ी एयरलाइंस के तौर पर तस्लीम की जाती थी। गुज़श्ता 26 सालों से हवाई सफर की खिदमत फराहम करने वाली जेट एयरवेज कंपनी की सर्विस बंद होने के सबब दीगर फ्लाइट्स के किराए में अचानक से काफी इजाफा दर्ज किया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में 30 से 50% तक के इजाफे की खबर है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की डिमांड को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने जरूर अपने तैयारे की तादाद में इजाफा कर दिया है, लेकिन इससे मुसाफिरों को बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। करीब 1 साल से उथल पथल की शिकार जेट एयरवेज कंपनी के पायलट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से नौकरी बचाने की गुहार लगाई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फंड जारी करने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात को न ही बैंक ने सुनी और न ही पीएम नरेंद्र मोदी ने, जिसकी वजह से आज करीब 1300 पायलट घर पर बैठे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माली बहरान के शिकार इस कंपनी ने गुज़श्ता साल मुलाजमीन से 25% सैलरी कम करने को कहा था, लेकिन मुलाजमीन ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। अब हालत यह है कि 25% सैलरी के भी लाले पड़े हुए हैं और मुलाजमीन EMI की किस्त जमा करने के लिए अपनी मां के जेवरात गिरवी रख रहे हैं। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक माली बहरान की शिकार तैयारा कंपनी के 400 पायलट अब तक नौकरी छोड़ चुके हैं और फिलवक्त मौजूद 1300 पायलटों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। खबर यह भी है कि बेशतर मुलाजमीन की तनख्वाह गुज़श्ता 3-4 माह से लटकी हुई है, जिसके लिए वो कई बार एहतजाज व मुजाहरा कर चुके हैं। चूंकि कंपनी ने अपनी तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया है, ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि अब मुलाजिमों की नौकरी का क्या होगा और उनके बकाया तनख्वाह कब और कैसे उनको दिए जाएंगे। कंपनी की तरफ से साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि कंपनी के पास अभी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। मजीद कुछ दिनों तक इंतजार करने के लिए इन मुलाजमीन से कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ मुसाफिरों को हो रही परेशानी पर सरकार की तरफ से कुछ हद तक बेदारी जरूर नजर आई है। एक तरफ जहां सिविल एविएशन के डीजी ने दीगर एयरलाइंस कंपनियों को परवाज की तादाद में इजाफा करने
और एयरपोर्ट पर मजीद काउंटर खोलने के लिए कहा है। वहीं सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि मुसाफिरों को हो रही परेशानी का हल निकालने के लिए तैयारा कंपनी एक दूसरे की मदद करे और मुसाफिरों से बढ़ा चढ़ाकर किराया न ले। जेट एयरवेज के दिवालियापन के बाद गुज़श्ता रोज एयरलाइंस की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर और जेट एयरवेज के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में सिविल एविएशन के अफसरान भी शामिल थे। इस बीच जेट एयरवेज ने मुसाफिरों को होने वाले मुश्किलात के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं दी। अलबत्ता मैनेजमेंट सतह के मुलाजिमों को कंपनी ने घर बैठने को कहा, जबकि छोटे मुलाजिमीन की शिफ्ट में काफी तब्दीली की गई। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी रही कि मुंबई हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज बहरान के मसले में दखलंदाजी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में सरकार या आरबीआई को कोई हुक्म नहीं दे सकते। एक ऐसी कंपनी जो टैक्सी सर्विस ऑपरेटर के तौर पर 1993 में शुरू हुई और बहुत जल्द हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी तैयारा कंपनी बन गई, लेकिन 26 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नरेश गोयल की बनाई हुई ये कंपनी अब दम तोड़ चुकी है और रोजाना के खर्चे के लिए भी अब जेट एयरवेज के पास पैसे नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक जेट एयरवेज को रोजाना 21 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। उसके ऊपर कर्ज 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था और जब जेट एयरवेज ने बैंकों से मजीद कर्ज का मुतालबा किया तो बैंक ने हाथ खड़े कर दिए और कर्ज देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जेट एयरवेज का एक सफर यहां तमाम हो गया और कंपनी से जुड़े 22,000 लोगों की नौकरियां एक झटके में खतरे में पड़ गई। अब देखना यह होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क़यादत में 26 कर्ज दहिंदगान की एक टीम ने मुमकिना इन्वेस्टर्स से शेयर की नीलामी के लिए बोलियां लगानी शुरू कर दी है। खबर है कि 4 एक्टिव फंड हाउस ने जेट एयरवेज में शेयर खरीदने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। 10 मई तक बोली की आखिरी तारीख रखी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेट एयरवेज के शेयर की नीलामी पर बात बनती है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 मई के बाद 22,000 मुलाजमीन राहत की सांस लेंगे और अगर बात नहीं बनी तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी में जो उम्रदराज मुलाजमीन हैं उनको बहुत जल्द कहीं नौकरी मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। 10 मई के बाद जेट एयरवेज के साथ क्या होता है ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तारीखी फैसले का ऐलान किया था, जिसके सबब हिंदुस्तान का हर शहरी अगली सुबह लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो गया था। यानी मोदी सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर पाबंदी लगा दी थी। नोटबंदी किस बुनियाद पर की गई, उसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी, सरकार ने किन मकासद के पेश नजर इतना सख्त फैसला लिया था और मोदी सरकार नोटबंदी के मकसद को हासिल करने में पूरी तरह कामयाब हुई या नहीं हुई, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो आज भी जिंदा हैं और सरकार की तरफ से अब तक अपोजिशन और आम आदमी को इसका तशफ़्फ़ी बख्श जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन इस बीच एक नया इंकशाफ हुआ है, जिसके सबब नोटबंदी की बहस एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले ने मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जिसका इंकशाफ एक हालिया रिपोर्ट से हुआ है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के नोटबंदी के फैसले से सन 2016 से 2018 के बीच तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता एक दहाई में मुल्क में बेरोजगारी की शरह तेजी से बढ़ी है, जबकि साल 2016 के बाद मुलाजमत से जुड़ा बहरान गहरा हो गया है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में 20 से 24 साल की उम्र के लोगों में मुलाजमत का बहरान सबसे ज्यादा है। नोटबंदी से मर्दों के मुकाबले खवातीन ज्यादा बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मुल्क में इस वक्त उनकी बेरोजगारी की शरह कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी की वजह से पैदा हुई खराब सूरत हाल में अभी तक बेहतरी नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की शरह सन 2018 में सबसे ज्यादा बढ़कर 6% हो गई और ये आदादो शुमार सन 2000 से लेकर 2010 के दौरान की बेरोजगारी शरह से दोगुनी है। रिपोर्ट में इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि बेरोजगारी की शरह में गुज़श्ता एक दहाई से मुसलसल इजाफा हो रहा है और साल 2016 के बाद बेरोजगारी की शरह अपनी सबसे ऊंचाई तक पहुंच गई है।
प्रेम जी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के सदर और इस रिपोर्ट के अहम कलमकार प्रोफेसर अमित बसोले ने कहा कि इन आदादो शुमार के हिसाब से 50 लाख रोजगार कम हुए हैं। कहीं और नौकरियां भले ही बढ़ी हों, लेकिन ये तय है कि 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। ये हिंदुस्तान की मईशत के लिए सही नहीं है, खास तौर पर जब जीडीपी बढ़ रही हो। बसोले ने कहा कि आदादो शुमार से पता चलता है कि नौकरियों में गिरावट नोटबंदी के वक्त यानी सितंबर से दिसंबर 2016 के दरमियान में हुई है। रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए नोटबंदी के ऐलान के वक्त के आसपास ही लोगों की नौकरियां जानी शुरू हुई। यह और बात है कि रिपोर्ट में बेरोजगारी और नोटबंदी में ताल्लुक नहीं दिखाया गया है। रिपोर्ट में सबसे अहम बात यह बताई गई है कि नौकरी खोने वाले उन 50 लाख लोगों में शहरी और देही इलाकों के कम तालीम याफ्ता मर्दों की तादाद ज्यादा है। आपको बता दें कि जब सरकार की तरफ से नोटबंदी का ऐलान किया गया था, तब सरकार की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि नोटबंदी से काला धन पर लगाम लगेगा, बदउनवानी का खात्मा मुमकिन होगा, टेरर फंडिंग पर नकेल कसने और दहशतगर्दाना वाकयात कम होने के साथ साथ नक्सलियों के कमर टूट जाएंगे, जाली नोटों का धंधा खत्म हो जाएगा। ये सब ऐसे दावे थे जो नोटबंदी के वक्त बीजेपी की तरफ से बहुत ऊंची आवाज में किए जा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नोटबंदी के 2-2.5 साल बाद क्या मरकजी सरकार को अपने मकसद में कामयाबी मिली? क्या काला धन खत्म हो गया? क्या नक्सली हमले का सिलसिला टूट गया? क्या जाली करेंसी का कारोबार ठप हो गया? और क्या करप्शन का बाजार बंद हो गया? ये सब ऐसे सवालात हैं जो आज भी सरकार की तरफ से जवाब चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस सिलसिले में एक और नया इंकशाफ हुआ था, जिसमें बताया गया था कि नोटबंदी जिसका सारा बोझ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उठाना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए तैयार ही नहीं था। रिजर्व बैंक पूरी तरह से मोदी सरकार के फैसले के साथ नहीं था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार के फैसले पर एतराज जाहिर करते हुए कई अहम पॉइंट पर सरकार से इख्तलाफ का इजहार किया था। 8 नवंबर को शाम के 5:30 बजे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, जिसमें नोटबंदी की तजवीज पर बहस होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के इस फैसले पर कई वजूहात की बुनियाद पर एतराज जाहिर करता है। लेकिन फिर भी रात के 8 बजे पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही मुल्क में नोटबंदी हो जाती है और आज नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि उस नोटबंदी से 50 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ गई है। सन 2008 में रमजान के मुकद्दस महीने में सितंबर की 28 तारीख को मालेगांव के भक्कू चौक पर एक जबरदस्त बम धमाका होता है, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद जख्मी होते हैं और 7 अफराद को मौत की नींद सुला दिया जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसकी वजह से मुसलमानों को मालेगांव बम धमाका में निशाना बनाया गया। और जब इस धमाके के मुजरिमों की तलाश शुरू हुई तो सबसे पहले जिस मुलजिम की गिरफ्तारी हुई उसका नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, जो इन दिनों आम इंतखाबात के संग्राम में सबसे ज्यादा बहस का मौजू है। साध्वी प्रज्ञा जिस वजह से एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन रही है, वो आम इंतखाबात में उनकी एंट्री की वजह से है। बीजेपी ने हिंदुत्व का एक नया चेहरा कौमी सतह पर प्रोजेक्ट करने और कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हिंदुत्व टेरर के दाग को धुलने के लिए इस बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के कांधे का सहारा लिया है और मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली भोपाल पार्लिमानी हलका से बीजेपी ने इस बार साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतार दिया है और मुकाबले में है रियासत मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। सबसे दिलचस्प बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा ने बुध के रोज यानी 17 अप्रैल की दोपहर को बाकायदा तौर पर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया और 2 घंटे बाद बीजेपी की तरफ से लोकसभा सीट की उम्मीदवारी का टिकट उनको थमा दिया गया। हिंदुस्तानी सियासत का ये अपना अनोखा रिवाज है कि सालों से पार्टी को सींचने वाले पार्टी कारकुनान को टिकट न देकर उनके लिए पैराशूट उम्मीदवार अचानक से उतार दिया जाता है और मजबूर पार्टी कारकुनान को थक हार कर पार्टी के फैसले की हिमायत करनी पड़ती है। एक तरफ जहां साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी का दिग्विजय सिंह ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, वहीं दूसरी तरफ साध्वी की उम्मीदवारी के खिलाफ नेशनल लेवल पर हंगामा खड़ा हो गया और इस हंगामे के पीछे की असल कहानी का किरदार साध्वी प्रज्ञा पर दहशतगर्दाना वाकयात में मुलविस होने की एक खास छवि, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए साध्वी ने भाजपा का दामन थामा है। बचपन से आरएसएस से जुड़ी रहने वाली साध्वी प्रज्ञा का नाम पहली बार दहशतगर्दी के सिलसिले में मंजर आम पर उस वक्त आया जब सन 2007 के आखिर में सुनील जोशी नामी एक आरएसएस कारकुन को
गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। तब उस कत्ल केस में प्रज्ञा ठाकुर का नाम पहली बार सामने आया। और कमाल की बात यह है कि आज जो शिवराज सिंह साध्वी प्रज्ञा की जीत के लिए मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं और साध्वी की कामयाबी के लिए भोपाल की सड़कों पर वोट मांग रहे हैं, उसी शिवराज सिंह की सरकार में साध्वी प्रज्ञा को सुनील जोशी केस में 2 बार गिरफ्तार किया गया था। यह और बात है कि बाद में अदालत ने उस केस में साध्वी को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा का नाम नेशनल मीडिया में तब आया जब मालेगांव बम धमाका में अहम मुलजिम के तौर पर साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी अमल में आई। मालेगांव बम धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा को करीब 9 साल तक जेल की हवा खानी पड़ी और फिलवक्त वह जमानत पर जेल से बाहर है। वाज़ेह है कि इस केस में साध्वी प्रज्ञा से मकोका हटा दिया गया है, लेकिन उन पर UAPA के तहत मामले की सुनवाई चल रही है। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद सियासी नेताओं के बयानबाजी और बीजेपी की तरफ से सफाई का एक सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच 2 बड़ा कदम यह उठाया गया कि कांग्रेस लीडर तहसीन पुनेवाला ने इलेक्शन कमीशन से साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी रद्द करने की अपील की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने मकतूब में लिखा कि साध्वी प्रज्ञा पर कई दहशतगर्दाना वाकयात में मुलविस होने के इल्जामात हैं और वो सेहत की खराबी का हवाला देकर जमानत पर बाहर है। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का इकरार किया है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और वो बगैर सहारा के बहुत आसानी के साथ चल फिर नहीं सकती। ये बात तहसीन पुनेवाला ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कही। यह और बात है कि इलेक्शन कमीशन ने तहसीन पुनेवाला की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि मालेगांव बम धमाका में मरने वाले एक शख्स के घर वालों ने साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को चैलेंज करने के लिए अर्जी दायर की है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि साध्वी प्रज्ञा को जिस खराबी सेहत की बुनियाद पर NIA ने जमानत दी है वो बेबुनियाद है, चूंकि साध्वी प्रज्ञा भोपाल की सीट पर BJP की उम्मीदवार बनने के साथ साथ अपने लिए वो बढ़ चढ़कर तशहीरी मुहिम का हिस्सा बन रही हैं। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा की जमानत रद्द होनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर सियासी गहमागहमी और बयानबाजी अपने शबाब पर है। एक तरफ जहां अपोजिशन के लीडरान मोदी सरकार को दहशतगर्दी के साथ जीरो टॉलरेंस के अहदो पैमान का हवाला देकर निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ BJP सफाई पर सफाई दे रही है। मोदी, आप बाविकार ओहदे पर रहकर आप इस तरह का काम कर रहे हैं कि जिस पर टेररिज्म का इल्जाम भी है, जिसको NIA कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं किया। तुम्हारी NIA ने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो NIA कोर्ट ने कहा कि मोटर साइकिल ये मोहतरमा की है और उस साध्वी को जिस पर आज भी इल्जाम है मालेगांव के 6 लोगों के कत्ल का, टेररिज्म का, 100 लोग जख्मी हुए, उनमें से 10 को मैंने मुलाकात की थी। किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पैर नहीं चलता, किसी की आंख चले गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम झूठे हो, तुम झूठों के शहंशाह हो, तुम टेररिज्म से लड़ना नहीं चाहते। अगर तुम टेररिज्म से लड़ना चाहते थे, तुम में इखलास था, सिंसियरिटी थी, तो तुम एक पार्लियामेंट की सीट के लिए जिस पर टेररिज्म का चार्जेस है, तुमने उसको कैंडिडेट बनाया। बताओ वजीर आजम, जो लोग मालेगांव में मर गए, ये तुम्हारी जीरो टॉलरेंस है, ये तुम्हारा जीरो टॉलरेंस है। आई थिंक दीज आर द वर्स्ट डेज फॉर आवर कंट्री की जब आपने ऐसे कैंडिडेट्स आप लोगों को दे रहे हो कि जो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं हिम्मत करके जैसे मार्टियर के खिलाफ, शहीद के खिलाफ, तो ये लगता है हमारे मुल्क के बुरे दिन आ गए हैं कि लोगों को आप चॉइस क्या दे रहे हो कि एक लेडी जिसके खिलाफ चार्ज शीट है, जो जेल में रही है, जिसके खिलाफ इतने घिनौने चार्जेस हैं, तो आप उसको इलेक्शन में खड़ा करके लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम जो whatever the lady stands for, तो that means BJP stands for all those things whatever the lady is। ये सही है कि बार बार जो है बीजेपी से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। पहले तो उन्होंने पुलवामा और बालाकोट का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, जब पता चला कि वो चल नहीं रहा है, उन्होंने एक आध दिन से डेवलपमेंट की बात की जिसको कोई अब हजम नहीं कर रहा। अब क्योंकि बीजेपी के पास जब और कुछ रहता नहीं है तो वो मजहब का कार्ड निकाल के मजहब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जो न सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं।
اور بیل بھی ان کو اس بہانے دیا گیا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. مجھے بتائیے اگر ان کی صحت جیل میں رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ان کی طبیعت الیکشن لڑنے کے لیے ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ میں امید کروں گا کہ جلد سے جلد جو ہے جس عدالت سے ان کو یہ بیل دی گئی ہے اس عدالت سے یہ بیل کینسل ہو جائے, کیونکہ اگر ان کی صحت الیکشن کے لیے ٹھیک ہے تو ان کی صحت پھر جیل کے لیے بھی ٹھیک. ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ملٹی میڈیا موبائل فون نہیں ہے. ہندوستان کی ایک بڑی آبادی انٹرنیٹ کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر سرگرم ہونے کے ساتھ ساتھ خبروں کی دنیا سے کافی دلچسپی رکھتی ہے. یہ اور بات ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا کا عوام کے اندر خبروں کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے میں بہت بڑا رول ہے. دوڑتی بھاگتی اور تیز رفتار دنیا میں آج لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں آنے والی ہر خبر کی تصدیق کے لیے باضابطہ طور پر وقت نکال سکے. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ فرضی خبریں اس تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا میں گردش کرنے لگتی ہیں جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. لیکن ایک دوسری سچائی یہ بھی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں فرضی خبروں کا چلن بھی کافی تیز ہو گیا ہے. اس لیے خبر پڑھتے اور سوشل میڈیا پر شیئر کرتے وقت کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس فرضی خبروں پر نکیل کسنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس میں اب تک بہت زیادہ کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی ہے. ان دنوں ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کے دوران گزشتہ 30 دنوں میں قریب 53% لوگوں کو سوشل میڈیا پر فرضی خبریں ملی ہیں. آپ کو بتا دیں کہ اس بات کا انکشاف ایک آن لائن سروے سے ہوا ہے جس میں 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کی رائے شماری کی گئی ہے. عام انتخابات کے پیش نظر فرضی خبروں کا پتہ لگانے کے لیے سوشل میڈیا میٹرز کی طرف سے ایک سروے کیا گیا. اس میں 56% مرد جبکہ 43% خواتین شامل ہیں. سروے میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ فرضی خبروں سے عام انتخابات میں رائے دہندگان متاثر ہوں گے یا نہیں، اور جو رپورٹ سامنے آئی اس میں یہ بتایا گیا کہ 62% لوگوں کا ماننا ہے کہ فرضی خبروں سے عام انتخابات متاثر ہوں گے. سروے میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر سب سے زیادہ فرضی خبریں ملتی ہیں. خاص طور پر واٹس ایپ کو اس میں سب سے زیادہ اوپر رکھا گیا ہے، جس کی مدد سے آج فرضی خبریں کافی تیزی کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں. وہیں سروے میں 48% لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 30 دنوں کے اندر کسی نہ کسی میڈیم سے ضرور فرضی خبریں ملی ہیں. فرضی خبروں کے بڑھتے رجحان کے پیچھے کی جو سچائی ہے وہ یہی ہے کہ آج ہندوستان کی اکثریت انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے اور لوگ اپنے پاس آنے والی خبروں کی تصدیق کیے بنا اسے گروپ در گروپ شیئر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سیکنڈوں میں لاکھوں لوگوں کے پاس فرضی خبر پہنچ جاتی ہے. ٹیکنالوجی کے اس جال کو سمجھنے کے لیے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ سن 2014 سے 2018 کے بیچ ہندوستان میں ڈیجیٹلائزیشن کے فیلڈ میں ہوئی ترقی کسی انقلاب سے کم نہیں ہے. حالیہ رپورٹ سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ سن 2014 میں 100 لوگوں میں سے 5.4% لوگ ہی اسمارٹ فون استعمال کر رہے تھے، لیکن 2018 میں یہ اعداد و شمار 26.2% تک پہنچ گئے، یعنی 5% سے سیدھے 26% تک پہنچ گئے. وہیں 2014 میں 239 ملین ہندوستانی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے تھے، جبکہ 2018 میں یہ تعداد 560 ملین تک پہنچ گئی. کل ملا کر ہندوستان ڈیجیٹل انڈیا بننے کے راستے پر کافی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور بہت ممکن ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ہندوستان کے ہر گھر میں آپ کو ملٹی میڈیا سیٹ اور انٹرنیٹ کی سہولت مل جائے. لیکن وہیں ایک دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرضی خبروں کا چلن جس تیزی کے ساتھ آج رواں دواں ہے، اگر اس کو وقت رہتے کاؤنٹر نہیں کیا گیا اور اس کے خلاف سوشل میڈیا نے کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھایا تو معاشرے میں تیزی کے ساتھ زہر پھیلانا بہت آسان ہو جائے گا. آج بھی فرضی خبروں اور سیاسی نیتاؤں کے اشتعال انگیز بیانات کو شیئر کر کے سماج و معاشرے میں نفرت پھیلانے اور شرپسند عناصر کے حوصلے بلند کرنے کا چلن عام ہے، اور اگر یہی سلسلہ رہا تو ایک ساتھ مختلف مذاہب کے رہنے والے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور سیکولر ہندوستان کی شناخت پر خطرہ منڈلانے لگے گا. اس لیے خبر پڑھنے، یقین کرنے اور اس خبر کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس خبر کی سچائی کیا ہے اس کے بارے میں ایک بار ضرور معلوم کر لیں، تاکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے کسی کا بڑا نقصان نہ ہو جائے. اس ہفتے کے پنچنامہ میں اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر 5 اہم رپورٹ کے ساتھ ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اپنے میزبان رحمت کلیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.